नमस्कार, हम 10th क्लास। क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट लेक्चर में। मैं हूं अखिलेश कुमार पांडे। ये है हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल 8.0 फर्स्ट स्टेप। पिछले लेक्चर में ओम्स लॉ की बात हो गई थी। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, व्हाट इनसाइड रेजिस्टेंस, रुकावट के अंदर आखिर है क्या, उस वहाँ जाने से पहले ओम्स लॉ की एक ज़रूरी बात जो मैं वहाँ बताना भूला नहीं, इसको लास्ट में बताएंगे। ओम्स लॉ वाला एक कॉपी में जहाँ आपने ओम्स लॉ ख़त्म किया था वहीं पे नोट डाल के लिखें, NOTE, नोट। ज़रूरी बात, ज़रूरी बात क्या है उसमें फर्स्ट पॉइंट दे, ओम्स लॉ इज valid till temperature remains constant। ओम्स लॉ जो है वो ओम्स लॉ इज वैलिड या विल वैलिड, जो लिख दीजिए आप। Ohm's law is valid till Ohm's law is valid till temperature remains constant। ये है आपकी नोट की बात, जो कि है ज़रूरी बात। ध्यान से समझिए जरा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रखा गया है, कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर फिक्स, यानी कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस में अगर आप वोल्टेज लगाएंगे तो जिस मैग्नीट्यूड का, जिस अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होगा वो सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे ही। बात समझ रहे हैं आप? यानी कि अगर आप जितना ताकत लगाए, उस ताकत पे, उस वोल्टेज पे जितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो 30 डिग्री में हो नहीं सकता। हो सकता है वो कम वोल्टेज लगाना पड़ जाए। आप लोग 7th क्लास में कंफ्यूज मत होइए। 7th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा हीट का, ठीक। उस हीट में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी चीज़ को अगर गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से। वो इधर उधर क्यों भागते हैं? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। काइनेटिक एनर्जी मतलब जिस एनर्जी से आप मूव करते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें कौन सी ऐसी एनर्जी आ गई, कौन सा वो च्यवनप्राश खा लिया कि उसका बॉडी में इतना ताकत आ गया कि उस सनसना के दौड़ रहा है? काइनेटिक एनर्जी वाला च्यवनप्राश खाया। तो आप ये बात नोट करें कि ओम्स लॉ इज वैलिड टिल टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर बदल जाएगा, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बदलना पड़ जाएगा। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बदलेगा, इलेक्ट्रिक करंट का मामला गड़बड़ा जाएगा। बात नहीं समझे? ओम्स लॉ यानी कि आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। रोटी बनना एक लॉ है, मैं समझ। रोटी बनाने के लिए शर्त क्या है कि आपका जो टेम्परेचर है वो चूल्हा वाला टेम्परेचर होना चाहिए था, ठीक। चूल्हा पे बनाएंगे, घर वाले चूल्हा पे या गैस चूल्हा पे या लकड़ी वाले चूल्हा पे या कोयले चूल्हा पे, किसी खास टेम्परेचर पे रोटी बनेगी। अगर आप जैसे कि वी आर इंडियन पीपल्स, और इंडियन पीपल्स को आज कुछ तूफानी करते हैं, रोटी बनाएंगे हम ब्लास्ट फर्नेस पे, तो ना बचेगा तावा, ना बचेगा रोटी, ना बचेगा बनाने वाले का हाथ। बात बुझ गए? तो यानी कि टेम्परेचर वहाँ भी ज़रूरी है रोटी बनाने के लिए, कि चूल्हा के टेम्परेचर पे रोटी बनिए जा रहा है। और अगर वात्य भट्टी, जिसको हिंदी में वात्य भट्टी बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस, वो ब्लास्ट फर्नेस आयरन को सब पिघलाने के काम आता है, मेल्ट करने के काम आता है। तो ब्लास्ट फर्नेस में 1500 डिग्री 1600 डिग्री सेल्सियस, तो उतना डिग्री सेल्सियस पे आप रोटी बनाइए लीजिएगा आप ना। रोटी के साथ साथ आपका हाथ भी जल जाएगा, तावा गल के वहीं गिर जाएगा नीचे। बुझ गए? तो जब टेम्परेचर, चूल्हा के टेम्परेचर पे बात बन सकती है, तो हम काहेला ब्लास्ट फर्नेस पे जाए, या फिर हम काहेला बर्फ़ में रोटी बनाए। तवा को बर्फ़ पे रख के रोटी बना दीजिए आप। बात समझ गए? तो रोटी बनना एक घटना है, यानी कि ओम्स लॉ एक घटना है जो कि किस टेम्परेचर पे होगी? कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब चूल्हा के टेम्परेचर पे। जहाँ टेम्परेचर 19-20 करिएगा, वोल्टेज को 19-20 करना पड़ जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट तो पूछिए ही मत। तो ऐसा 19-20 होगा कि आपको एकदम बेचैन कर देगा। बात बुझ जाइए आप, बेचैन हो जाइएगा आप।
गर्मी बढ़ने पे जैसे आप छटपटाते हैं और ठंडा होने पे सिकुड़ के सो जाते हैं, सेम हिसाब किताब यहाँ भी है। बात समझ गए? चलिए, तो इस बात को नोट करिए, ये नोट में डालिएगा वहीं कॉपी में। उसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, व्हाट इनसाइड रेजिस्टेंस। ठीक, चलिए, वेरी गुड, मिटाएं। चलिए मिटा दीजिए। चलिए भाई, जब ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये मेनली किस पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कॉपी में हेडिंग डालें, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। सबसे पहला फैक्टर, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? लेंथ का। मतलब क्या हुआ, अगर लेंथ ज़्यादा और एक लेंथ कम वाला बना दे रहे, ये देखिए लेंथ हमारा कम हो गया, वाह 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 वाह, मोटा बन गया का। थोड़ा सा पतला बनाते हैं, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। चलिए, वायर है, ये देखिए, इसको मानते हैं L1 और इसको मानते हैं L2। अगर रेजिस्टेंस लेंथ के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, इसीलिए तो बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सीधा रिलेशन है। कहा है ऐसा बात है भाई? क्या ऐसा बात है? पार्टिकल्स तो होंगे ही पक्का, जिसे हम एटम्स बोलते हैं, चाहे ये वायर हो चाहे कोई भी वायर हो, सब में एटम्स होंगे। ठीक, मान लीजिए रेजिस्टेंस की शादी हो रही है, गांव में बारात जाना है, बारात गए, सिंगल रोड था, भीड़ भाड़ वैसे ही। अगर भीड़ भाड़ अगर छोटी है तब तो ठीक ठाक है, और भीड़ भाड़ अगर बहुत ज़्यादा देर तक है, बहुत दूर तक है, तब तो भाई परेशानी है। यही मेन रीज़न है। जैसे ही लेंथ मैक्सिमम होगा, ठीक, लेंथ कैसे अफेक्ट करता है? लेंथ अगर मैक्सिमम है तो ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन, टकराने का क्षमता बहुत ज़्यादा। लेंथ कम है, टकराने का जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब ये कि आप गए थे स्कॉर्पियो में और भीड़ भाड़ में स्कॉर्पियो बन जाएगा नैनो। हो गया, समझ के बात? हाँ, तो लेंथ अगर ज़्यादा है तो आप कॉपी में नोट करिए क्या होता है कि इफ़ लेंथ इज़ मैक्सिमम, इफ़ लेंथ विल बी मैक्सिमम, द ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन विल बी इंक्रीज्ड, हेंस रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। रुकावट बहुत दूर तक रहेगा, रुकावट बहुत कम देर तक है। तो बात है किसी का गाड़ी खराब हुआ है, अगर तार वार ढीला हो जाए तो, अगर तार ढीला रहता है तो ठीक से करंट बहेगा नहीं, ठीक से करंट बहा नहीं तो गाड़ी बार बार बंद हो जाएगी। तो लोग क्या करता है, उसको तार को टाइट कर देता है। तो जैसे तार को टाइट यानी कि लेंथ क्या कर दिया, कम कर दिए। लेंथ जैसे ही कम किए, रेजिस्टेंस भी कम हो गया, रुकावट कम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट आराम से चलेगा बिना डिस्टर्बेंस के, गाड़ी एकदम मस्त बाराती पहुंच जाएगा जगह पे। तो क्या पढ़े अब लोग कि अगर लेंथ अगर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ अगर कम तो रेजिस्टेंस भी कम। क्यों? क्योंकि लेंथ की वजह से ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होता है। इसे अपनी कॉपी में लिखें कि इफ लेंथ विल बी मैक्सिमम, द ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन विल बी मैक्सिमम या इंक्रीज्ड, ड्यू टू विच लीड्स टू मैक्सिमम रेजिस्टेंस। बात समझ गए? तो रेजिस्टेंस का दोस्ती एल के साथ बहुत ज़बरदस्त वाला दोस्ती है। ये पहला फैक्टर है, ये फर्स्ट फैक्टर। स्कॉर्पियो को नैनो बनाना है तो समझ जाइए। चलिए, दूसरा फैक्टर, ये पहला फैक्टर था जो हम बोले वो लिख लीजिए। दूसरा फैक्टर, ओहो काला पेन से लिखते हैं, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एम्पियर में समझिएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब वायर की मोटाई, ये पहला वायर, ये दूसरा वायर। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, आइए ज़रा समझाएं आपको। अगर रेजिस्टेंस अगर मिनिमम तो क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी मैक्सिमम। बात को समझ लें, हैशटैग में लिख रहे हैं हम। अगर रेजिस्टेंस मैक्सिमम तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या होगा आपका, इसका ठीक उल्टा, मिनिमम। ठीक, ये देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है ये क्या है, मिनिमम, और ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कैसा है, मैक्सिमम। ठीक, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम। रेजिस्टेंस का मतलब ही था बच्चा रुकावट, एक दूसरे से टकराना, कॉलिजन होना। ठीक, अब कॉलिजन का जो वजह हो, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, जो हो बच्चा। ठीक, तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मिनिमम है, अच्छा एक एग्जांपल, आपके पास दो ऑप्शन है, सिंगल लेन से और 4 लेन से, तो आप किस लेन में जाना पसंद करेंगे, 4 लेन वाला, सिंगल रोड में नहीं, क्योंकि यहाँ पर टकराने का चांस बहुत ज़्यादा है, फैसिलिटी नहीं है कि इन्हें उन्हें काट के चलें। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, पूरा ज़बरदस्त टाइप से चलेंगे एकदम, चांस कॉलिजन का चांस ही नहीं है, टकराने का चांस ही नहीं है। ठीक, ये वाला कंसेप्ट कहाँ यूज़ होता है, हमारे घर के इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ में, जो घर में हर एक स्विच में फ्यूज़ लगा रहता है, हर एक रूम में इलेक्ट्रिक बोर्ड पे फ्यूज़ लगाते हैं, तो फ्यूज़ में क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा मिनिमम, क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम, तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही वोल्टेज बढ़े, सिंपल, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हमारा मिनिमम है तो क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम है, तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा तो बेचारे लोग पास बाहर निकलने का जगह है नहीं, एरिया बहुत कम था, ऐसे समझिए कि बाहर निकलने का ज़्यादा एरिया है नहीं। अब क्या होगा कि जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा सब आपस में यहीं पर टकराना चालू करेगा, बेचारा हमारा फ्यूज़ जो है मेल्ट करके टूट जाएगा, और जैसे ही फ्यूज़ मेल्ट करके टूट जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बंद। बात समझ गए। तो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा सब आपस में यहीं टकराने लगेगा, जिसकी वजह से गर्मी प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा तो फ्यूज़ हमारा टूट जाएगा, फ्यूज़ टूटेगा, सर्किट हमारा ब्रेक, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लो का रास्ता जो था वो रास्ता बंद, सब घर का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सही सलामत। अगर किसी से दुश्मनी है तब मैक्सिमम रखिए, वोल्टेज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स के जाने के लिए जगह काफ़ी है, एकदम सड़क से पहुंचेगा सब घर का बिजली का जितना भी सामान है, जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सब साइलेंट हो जाएगा, समझ गए, और आप क्या हो जाएंगे, वायलेंट, पंखा उड़ जाएगा, बल्ब उड़ जाएगा, तो कौन खुश रहेगा। ठीक, तो ये बात समझे। तो अब क्या इसका समझे हम लोग कि इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज मैक्सिमम देन रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम। क्यों, बिकॉज द चांस ऑफ कॉलिजन विल बी रिड्यूस्ड, तो कॉलिजन का चांस यहाँ पे कम होगा, यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा, यहाँ पे चांस ऑफ कॉलिजन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। बात समझ गए। रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या था, आर फॉर रेजिस्टेंस, आर फॉर रुकावट, ऐसे समझिए, आर फॉर रेजिस्टेंस, आर फॉर रुकावट। तो यहाँ पे रुकावट बहुत ज़्यादा था क्योंकि आने जाने का जगह बहुत कम है, जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा बेचारा लोग इधर उधर दौड़ते दौड़ते हीट बढ़ जाएगा, फ्यूज़ हमारा टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बंद। यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्त तरीके से पूरा दौड़ते हुए चलेगा, एकदम ज़बरदस्त तरीके से, एकदम बिंदास घुस जाएगा सब घर पे, और जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो सारा हमारा बर्बाद। तो इसीलिए जो भी हम फ्यूज़ वाला वायर यूज़ करते हैं वो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। बात समझ गए। चलिए इसको नोट करें और जो मैंने बताया वो लिख लें, फिर से रिवाइंड करके सुने। ओके, चलिए अब ज़रा दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं। ये दूसरा फैक्टर था, ये रेजिस्टेंस का मेन यही कॉज है। अभी तो मेन रेजिस्टेंस का हीरो बाकी है कि रेजिस्टेंस आखिर आया कहाँ से, द फादर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, आइए जरा, ठीक, प्रोपोर्शनल, आपको बताए थे प्रोपोर्शनल की कहानी, रिश्तेदारी, साइंस में रिलेशन कैसे दिखाते हैं, प्रोपोर्शनल से, L/A। ठीक, अब क्या होगा, इस प्रोपोर्शनल की जगह एक कांस्टेंट, देखिए ध्यान से बनाइएगा, P जैसा दिखता है लेकिन P नहीं है, L/A। ये हमारा क्या है,
इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। यही है मेन कारण। रेजिस्टिविटी, इसका यूनिट होता है ओम मीटर। ओम मीटर, बात समझ गए? तो रेजिस्टिविटी और ये है ओम मीटर। कंफ्यूज मत करिएगा, एकदम मेरे साथ बने रहिए, एकदम हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। रो का मतलब क्या था? रेजिस्टिविटी, और ओम मीटर इसका यूनिट होगा। ये इक्वेशन को जब हम इक्वेट किए तब जाके हमको पता चला कि ये किसको क्या बोलते हैं? रो उल्टा पी। बात को नोट करें, ये वाली बात, ज़बरदस्त वाली बात, रेजिस्टिविटी। अब जरा रेजिस्टिविटी समझा जाए, रेजिस्टिविटी है क्या? चलिए पहले इसको नोट करिए, उसके बाद आपको रेजिस्टिविटी का दर्शन कराते हैं। आइए, रेजिस्टिविटी क्या कहता है, इसका डेफिनेशन जरा लिखा जाए। क्या बोलता है रेजिस्टिविटी? द कैरेक्टरिस्टिक property of material which deals that, जो यह बताएगा, which deals that up to what extent particular material opposes the flow of electric current. The flow of electric current. Such property is known as resistivity. क्या लिखे? The characteristic property of material which deals that up to what extent particular material opposes the flow of electric current. ये क्या है? जन्मजात प्रॉपर्टी, जन्मजात गुण है किसी भी मटेरियल का कि वो किस हद तक, अप टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब किस हद तक वो मटेरियल क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है। ठीक, पहले इसको नोट करें, उसके बाद आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। यही है मेन कॉज बच्चा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का। आर फॉर रेजिस्टेंस, आर फॉर रुकावट। और ये रुकावट किसकी वजह से? रेजिस्टिविटी की वजह से। पहले लिखिए इसको, चलिए मिटाते हैं। आइए, एग्जाम्पल है उसका। एग्जाम्पल क्या? आइए देखते हैं। आपने बुक में ऐसा देखा होगा, यहाँ लिखते हैं, ये हमरा मेटल, ये हमरा एलॉय, हमारा एलॉय। एल को जरा अच्छा से लिख दे। ओहो, बढ़िया लिखने के चक्कर में ना काम गड़बड़ जाता है। एलॉय लग रहा है, चलिए भाई, एलॉय। और ये है हमारा इंसुलेटर, जिसको बैड कंडक्टर कहते हैं। हाँ, ये रेजिस्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब रेजिस्टिविटी टेंशन मत ले, रेजिस्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पार्ट पैदा होता है, रुकावट पैदा होता है। ठीक, आइए जरा एक फोटो बनाते हैं। आप देखे होंगे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी, जैसे जैसे आप इंसुलेटर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? रेजिस्टिविटी का जो अमाउंट है वो अमाउंट बढ़ता चला जाता है। खूब बड़ा बना दिए ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं है, साफा देखिएगा। ठीक, क्या बना दिए सर? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको याद रहेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रो, ऐसे लिखते हैं।
रेजिस्टिविटी, रो, इसको रो बोलते हैं हम लोग, RHO, रो। ठीक, रेजिस्टिविटी क्या है ये, रो बोलते हैं इसको। अब ऐसे ही बनाएंगे आप ताकि आपको प्रैक्टिस होता रहे। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि जैसे जैसे मेटल से एलॉय की तरफ अगर आप जाएंगे तब, आइए ज़रा एक और सिंपल सा फोटो बनाते हैं। ये है हमारा मेटल, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम लंबाई एंड चौड़ाई, सेम एरिया, सेम पेरीमीटर, आप जो बोले। ये देखिए ऐसा हो गया मेटल्स, पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा। एलॉय को पता ही है, द सॉल्यूशन ऑफ या मिक्सचर ऑफ मेटल्स मोर देन 2 मेटल्स, एलॉय, नाइक्रोम, ब्रास। मेटल एलॉयस का मतलब ही क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट मेटल्स, एक से अधिक मेटल्स के सोल्यूशन को उसमें मिलाते चला गया, एलॉय बन गया। ठीक, और ये है हमारा इंसुलेटर। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा। इंसुलेटर में तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि इसमें भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। ऐसे समझिए, आइए बस हो गया। एलॉय में एक आधो और मेटल का आइटम मिला देते हैं ताकि आपको कलर से पता चल जाएगा। क्या बोले हम कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी है। इसे क्या बोलते हैं, इसको रो। इसे किसे दिखाते हैं, इसको क्या, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या बोला गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी, मेटल से एलॉय की तरफ जाएंगे और मेटल से एलॉय इंसुलेटर की तरफ जाएंगे, तो जैसे जैसे इंसुलेटर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। सॉरी, तलफ़ुज़ गड़बड़ा गया। तो इसका मेन कारण क्या है, मेटल्स में पार्टिकल्स कम, भीड़ भाड़ कम। आप रेजिस्टिविटी को किससे कंपेयर करिए, भीड़ भाड़ से। भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी तो R4 रेजिस्टेंस, R4 रुकावट बहुत ज़्यादा होगी। एलॉय में एक से अधिक तरह का मेटल्स है तो सब अपना अपना एटम लेके पहुंच गया, अपना पार्टी पलाटून लेके, और यहाँ के जमा हो गया। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, एलॉय। इसमें भी पार्टिकल का भीड़ इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। इंसुलेटर में देखिए रहे हैं, पूरा पार्टिकल ठूस ठूस के भरा हुआ है, उसमें हिल भी नहीं करेगा सब। बैड कंडक्टर इसीलिए तो बोलते हैं, दरवाज़ा खोल भी नहीं करेगा इलेक्ट्रिक करंट के लिए, बट जाओ यहाँ से बंद, हाउसफुल है एकदम, नो एंट्री। ठीक, तो यही है बच्चा। अब देखिए, मेटल्स में पार्टिकल्स कम, एलॉय में पार्टिकल्स ढेर सारा, इंसुलेटर में नदारद। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, भीड़ भाड़ आपको दिखा दी, आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई मेटल्स में भीड़ कम होगा, एलॉय में थोड़ा ज़्यादा होगा, इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होगा। तो इससे क्या बात समझ में आई, यहाँ भीड़ भाड़ कम है तो यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा। एलॉय है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। इंसुलेटर में टेंशन ही नहीं है, रेजिस्टिविटी भी मैक्सिमम, रेजिस्टेंस भी महा मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों एकदम एक साथ घटता बढ़ता है। भीड़ भाड़ कम, रेजिस्टिविटी कम, रुकावट R4 रुकावट, R4 रेजिस्टेंस कम। भीड़ भाड़ ज़्यादा, रेजिस्टिविटी ज़्यादा, किसके कंपैरिजन में, मेटल्स के कंपैरिजन में। भीड़ भाड़ कम यानी कि R4 रुकावट, R4 रेजिस्टेंस, सॉरी, भीड़ भाड़ ज़्यादा यानी कि रेजिस्टिविटी ज़्यादा, R4 रुकावट यानी कि रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। यहाँ तो खैर भीड़ भाड़ अत्यधिक, R4 रुकावट, R4 रेजिस्टेंस भी अत्यधिक। इससे क्या बात समझ में आती है। ठीक, अब ज़रा देखिए, अब हमको इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाना है सब में, तो यहाँ भीड़ भाड़ कम है तो वोल्टेज भी हमको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, मिनिमम। ठीक, क्या बता रहे हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे वोल्टेज आपको मैक्सिमम, सिंपल लॉजिक है। कम पार्टिकल है तो कम फोर्स, ज़्यादा पार्टिकल है तो ज़्यादा फोर्स। और यहाँ तो पूछना नहीं, यहाँ भी अलाउड ही नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट दौड़ा के करिएगा आप, इतना इसका हाई रेजिस्टिविटी है कि छोड़ दीजिए। अब ज़रा देखिए क्या होगा, अगर आप घर में लगाए हुए हैं रूम हीटर या घर में हीटर लगाए हुए, ठीक, हीटर है मतलब पक्का उसमें नाइक्रोम का वायर होगा। वो क्या होता है,
एलॉय, एलॉय में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा, यानी कि वोल्टेज आपको लगाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। वोल्टेज लगाने से क्या फ़ायदा है? पॉकेट पे धक्का लगेगा बिजली बिल का। आखिर जो हम बिजली बिल देते हैं वो किसका देते हैं? वोल्टेज का बिजली बिल देते हैं। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा जेब पे धक्का, जेब से पैसा निकल के कहाँ पहुँच गया? बिजली ऑफिस में। आप हो गए हल्का। बात समझ गए? हाँ, इसीलिए जितना भी हमारा एसी है, रूम हीटर है, उसके बाद आपका जितना भी वो पानी गर्म करने वाला इमर्शन रॉड है, ये सब में क्या है? एलॉय यूज़ किया जाता है। क्यों एलॉय यूज़ करते हैं हम लोग? ये आएगा हीटिंग इफेक्ट, बात समझ रहे हैं? लिंक बन रहा है उधर से। तो वहाँ पे वोल्टेज आपको, यहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो आपको धक्का बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। धक्का लगाएगा, जेब पे लगेगा धक्का, जेब पे धक्का लगा, पैसा निकल के पहुँच गया बिजली बिल ऑफिस में, मतलब बिजली ऑफिस में बिल चुकाने में। तो ये वोल्टेज मैक्सिमम, तो बिल भी क्या होगा? मैक्सिमम। इसीलिए एसी का, रूम हीटर का, इलेक्ट्रिक आयरन का बिजली बिल अगर यूज़ करेंगे तो बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है। बिजली बिल क्यों बहुत ज़्यादा आता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पे आपका बिल जो है वो बिल भी क्या होगा? मिनिमम। और यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक बिल है वो क्या होगा? मैक्सिमम। यहाँ से रिलेटेड है बच्चा, ठीक? तो कंफ्यूज नहीं करना है। रेजिस्टिविटी का मतलब भीड़ भाड़। आर फॉर रेजिस्टेंस, आर फॉर रुकावट। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, रुकावट बहुत ज़्यादा, ठीक? और रुकावट बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा था, रुकावट बहुत ज़्यादा था, तो इलेक्ट्रिक करंट को दौड़ाने में वोल्टेज बहुत ज़्यादा लगाना पड़ा हमको। वोल्टेज ज़्यादा लगाना पड़ा तो बिजली बिल भी ज़बरदस्त, ठीक? बात समझ गए? तो रेजिस्टिविटी का मतलब भीड़ भाड़। आर फॉर रेजिस्टेंस, आर फॉर रुकावट। भीड़ भाड़ ज़्यादा, रुकावट ज़्यादा। रुकावट ज़्यादा, इलेक्ट्रिक करंट को दौड़ाने के लिए वोल्टेज ज़्यादा लगाना पड़ेगा। वोल्टेज ज़्यादा लगाएंगे तो बिजली बिल मैक्सिमम। चलिए ठीक, इसको रो कर, इसको नोट करिए। इसे क्या बोलते हैं? रो, रेजिस्टिविटी को बताने के लिए। चलिए मिटाता हूँ। एलॉय का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन ऑफ मोर देन टू मेटल्स, या टू मेटल्स भी, मोर देन वन कर दीजिए, एक से ज़्यादा। चलिए मिटाऊँ? चलो, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या किया जाए? इसके बाद की कहानी और ज़बरदस्त है। चलिए जरा, अब आते हैं ज़रा फार्मूला में वापस। क्या कहता है फार्मूला? क्या बनाए? R इक्वल टू रो L बाई ए। इस A का मतलब देखा जाए, A का मतलब क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। हमारा वायर है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल वायर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। रो L बाई पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस दिया हुआ है तब, अगर डायमीटर दे दिया वायर का तब। डायमीटर से रेडियस कैसे निकालते हैं? आप लोग वही समझदार आदमी हैं। रेडियस, सॉरी, डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगुना। और अगर हमको रेडियस ही निकालना है डायमीटर का यूज़ करके तो कर देंगे आधा। यही काम यहाँ करेंगे। अगर हमारा डायमीटर दे दिया है तब रो L बाई पाई, आर की जगह क्या बिठाएंगे? D/2 का स्क्वायर, ठीक? जरा ध्यान दीजिएगा। फिर R इक्वल टू रो L पाई D²/4। ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिए, 4 आ गया। इस 4 को भेजिए ऊपर। 4 रो L बाई पाई D²। फार्मूला तैयार। क्रॉस सेक्शन एरिया रेडियस के फॉर्म में, क्रॉस सेक्शन एरिया डायमीटर के फॉर्म में। 4 रो L बाई पाई D²। चलिए, तो ये फार्मूला था हमारा। बात समझ गया ना? तो रेजिस्टिविटी का मतलब भीड़ भाड़।
आर फॉर रेजिस्टेंस नहीं, आर फॉर रुकावट। भीड़ भाड़ ज़्यादा, रुकावट ज़्यादा। चलिए बेटा लिए, सॉरी नोट कर लिए बेटा दें। ओके, एक चीज़ और आपको बताते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर अब रो ही लिख रहे हैं, रेजिस्टिविटी रो, अगर रेजिस्टिविटी यानी कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम, देन आर फॉर रुकावट यानी कि रेजिस्टेंस भी क्या होगा, मैक्सिमम। दूसरी बात, अगर रो यानी कि रेजिस्टिविटी है हमारा मिनिमम, तो आर फॉर रुकावट यानी कि रेजिस्टेंस भी क्या होगा, मिनिमम। समझ के बात, इसको नोट करिए। सीधी सीधी बात थी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको दिया रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। सॉरी, रेजिस्टिविटी का वैल्यू आपको दिया रहेगा। बस नेक्स्ट वीडियो में इस पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराएंगे। रेजिस्टिविटी मैक्सिमम, रेजिस्टेंस मैक्सिमम, सीधा रिलेशन है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। चलिए तो इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग अभी तक क्या क्या सीख लिए उसकी बात होगी। क्या बात होगी, हम लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट किया था चार्ज से, Q इक्वल टू एनी। अब क्या हुआ कि इस पे हम धक्का लगाए, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, चार्ज पे लगा धक्का। यहाँ से एक और फार्मूला बनाए थे हम, क्या बनाए थे, W इक्वल टू वी क्यू। उसके बाद जब हमारा चार्ज पे धक्का लगी गया, तब क्या, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगा। इसी फार्मूला को यूज़ करके हमने बनाया था Q इक्वल टू, हम लोगों ने, हमने नहीं, हम लोगों ने, Q इक्वल टू आई टी। छठा फार्मूला, अब बेचारा इलेक्ट्रिक करंट चलने लगा, कौन आएगा, रुकावट, V इक्वल टू आई आर। फिर हम लोग क्या किए थे, इसको दायां बायां घुमाए थे। याद करिए, आई आर को उठा के इधर लाए थे, भी को उधर ले गए थे, तो आर इक्वल टू भी बाई आई। अब क्या करना है, आई का वैल्यू निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, याद करिए वही सेम चीज़ था, ठीक। आर को लाए थे तो यहाँ पे आर को, यहाँ आई को भेज देंगे, आई इक्वल टू भी बाई आर। याद आ रहा है कैसे बनाए थे इसको, क्या किए थे, आई आर को इधर ले गए थे, भी को इधर, आर का वैल्यू निकालना है तो भी बाई आई, और अगर हमको आई का वैल्यू चाहिए तो भी बाई आर। सिंपल, वही सेम लिख दिए। आज क्या सीखे, रेजिस्टेंस की अंदर की बात, रो एल बाई ए, ये क्या है, रेजिस्टिविटी। ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, रो एल पाई आर स्क्वायर, डायमीटर के फॉर्म में रो एल बाई पाई, सॉरी 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। टोटल अभी तक हम लोग 9 फार्मूला सीख चुके हैं, बात समझ गए। टोटल कितना फार्मूला, 9 फार्मूला। तो ये 9 फार्मूला ज़बरदस्त फार्मूला है, बात समझ गए। इसको नोट करिए, जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ आप सोते हैं, वहाँ पे कागज़ में लिख के चिपकाइए। तो असल लंबा कागज़ चिपकाइएगा, क्योंकि अभी बहुत फार्मूला बाकी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और फार्मूला बाकी है। तो आज हम लोग क्या पढ़े कि रेजिस्टेंस का असल कॉज क्या था, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब भीड़ भाड़, यानी कि आप जिस मोहल्ला में चल रहे थे, आपके टकराने, रेजिस्टिव मतलब रुकावट, आप जिस मोहल्ला में रहते हैं उस मोहल्ला में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, और आप चले, आपको लग गया चोट, पिटा के आ गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा था। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा था तब तो फिर बहुत मुश्किल था, बात समझ गए, बहुत बहुत मुश्किल था, पिटाना ज़रूरी था आपका, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो यही है कि आप जिस मोहल्ला में चल रहे हैं उस मोहल्ला का भीड़ भाड़ रेजिस्टेंस का मेन कारण है, ठीक, समझ गए बात। चलिए ये फार्मूला नोट करिए कॉपी पे, और एक लास्ट बात आपको बताना है, ठीक। चलिए अभी अचानक से एक बात याद आ गया हमको, जरा वो बात बता देते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा।
अभी हमने जस्ट पढ़ा था रो यानी कि रेजिस्टिविटी, भीड़ भाड़ अगर मैक्सिमम है, ठीक, आर फॉर रेजिस्टेंस, आर फॉर रुकावट भी क्या होगा, मैक्सिमम। अब यहाँ पे कंडक्टिविटी की बात करता है। कंडक्टिविटी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करने का, मतलब ऐसा बोला है कि बेटर कंडक्टर कौन है। अगर कोई भी मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसा पूछा जाता है कि कंडक्टिविटी बताइए कि वो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से फ्लो करने देगा कि नहीं देगा। अब आप खुद समझदार आदमी हैं, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि बेटर कंडक्टर होगा कि नहीं होगा, उसमें आप डांस कर पाइएगा, बहुत मुश्किल होगा। तो यानी कि डांस करने की एबिलिटी, कंडक्टिविटी, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा, रुकावट ऑब्वियस बहुत ज़्यादा होगी, तो आप डांस नहीं कर पाएंगे। यानी कि कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, मिनिमम। मीन लिख रहे हैं, मिनिमम, ठीक। मतलब ऐसा पूछा गया कि 2-3 वायर दे दिया जाएगा, उसका रेजिस्टिविटी आपसे पूछा जाएगा कि ये फला फला रेजिस्टिविटी है, अब बताइए आपको किसमें से कौन सा बेटर कंडक्टर है। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, रेजिस्टिविटी से जाएंगे। भीड़ भाड़ ज़्यादा, रुकावट ज़्यादा, डांस करने की एबिलिटी कम। इसका ठीक उल्टा, अगर कोई दूसरा वायर है, रेजिस्टिविटी मिनिमम, अच्छा ही हो कि अचानक से ये बात याद आ गई, रुकावट मिनिमम, डांस करने की एबिलिटी, कंडक्टिविटी मैक्सिमम, ठीक। तो अगर ऐसा वायर है, अगर हमको ऐसा वायर दिया गया है, आपको 2-4 वैल्यू दिया रहेगा, तब क्या होगा, ये वायर कैसा होगा, अच्छा सॉरी, कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर ये होगा, क्योंकि यहाँ पर डांस करने की एबिलिटी, और ये क्या होगा, वर्स्ट कंडक्टर। ये अचानक से ये बात याद आ गया हमको कि ये बात करा देनी चाहिए, बच्चों को बतानी चाहिए ये बात। तो अगर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा, रुकावट बहुत ज़्यादा, डांस करने की एबिलिटी कम, यानी कि इस ऐसे मीडियम को, ऐसे तार को, ऐसे वायर को, ऐसे वायर को क्या बोलेंगे, वर्स्ट कंडक्टर। जहाँ पे भीड़ भाड़ कम है, आर हमारा मिनिमम, रुकावट मिनिमम, डांस करने की एबिलिटी ज़बरदस्त, यानी कि ये कैसा है, बेस्ट कंडक्टर। इसी सेम कंसेप्ट पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप समझ गए। तब तक जितना भी कितना फार्मूलाज दिखे, 9 फार्मूलाज, उस 9 फार्मूलाज को रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, जम के पढ़ें, दम लगा के पढ़ें। फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। नोट कर लीजिए तब ना जाइएगा।